नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शाम 6 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। भारत इस्राइल रक्षा सौदों पर नया विवाद छिड़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। संसद के बाहर भी आज विपक्ष ने अनोखे तरह से राम मंदिर चढ़ावा विवाद के खिलाफ प्रदर्शन किया। उधर राहुल गांधी से जुड़े मानहानि केस में सावरकर की किताब को लेकर कोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। वहीं कावेरी विवाद की आंच अब विजय की फिल्म तक पहुंच चुकी है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे चैनल के सारे शो, हमारी वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर यानी कि आपके अपने सत्य हिंदी के ऐप पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं शाम की 5 बड़ी खबरों का। भारत इस्राइल रक्षा सौदों पर उठे सवाल, गजा में हथियार इस्तेमाल की आशंका। राम मंदिर चढ़ावा मुद्दे पर संसद में विपक्ष का अनोखा प्रदर्शन, चंदा चोर बने पप्पू यादव। सत्यकी ने माना सावरकर ने लिखी थी धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाने वाली किताब। कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। कावेरी विवाद का असर विजय की फिल्म पर, कर्नाटक में कई थिएटरों ने शो रोक दिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत और इस्राइल के बीच रक्षा सौदों को लेकर सवाल उठाए हैं। संगठन का दावा है कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद भारत से इस्राइल भेजे गए हथियारों, सैन्य उपकरणों और पुर्जों का इस्तेमाल गजा में हो सकता है। एमनेस्टी ने शिपमेंट ट्रेड डेटा के आधार पर 2500 से ज्यादा खेपों की जांच करने का दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत से इस्राइल को छोटे हथियारों के करीब 4 लाख पुर्जे, विस्फोटक हथियारों के 5.5 लाख से ज्यादा कंपोनेंट्स और सैन्य वाहनों से जुड़े करीब 300 पुर्जे भेजे गए। संगठन ने कहा कि उससे केवल सैन्य इस्तेमाल से जुड़े सामानों की जांच में शामिल किया। वहीं भारत इस्राइल के लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग को लेकर इस रिपोर्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब सवाल उठने लगे हैं। भारत इस्राइल रक्षा सौदों पर उठे सवालों पर अब कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि ये एक त्रासदी है कि अहिंसा की भूमि किसी दूसरे देश के गैर कानूनी युद्ध में भागीदार बन चुकी है। यदि हम वास्तव में वही हिंदू राष्ट्र हैं जिसका दावा बीजेपी करती है, तो हमें कर्म के नियम पर भी विश्वास करना होगा। निर्दोषों के खिलाफ हिंसा कभी अनुत्तरित नहीं रहती। हर अन्यायपूर्ण कार्य एक ऐसी ब्रह्मांडीय प्रतिक्रिया को जन्म देता है जिससे कोई भी शक्ति, धन या प्रचार बच नहीं पाता। खेड़ा का कहना है कि कर्म हमेशा अपना हिसाब चुकता करता है और मोदी का दरबार भी धूल में मिल जाएगा। संसद के मॉनसून सत्र के 10वें दिन संसद परिसर में उस समय अलग नजारा देखने के लिए मिला जब बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भगवा चोला पहनकर चंदा चोर के वेश में पहुंचे। पूरे विपक्ष ने एकजुट होकर अयोध्या राम मंदिर के दान विवाद के मुद्दे को लेकर संसद परिसर में एक प्ले करते हुए प्रदर्शन किया। पहले दान पेटी लेकर पप्पू यादव परिसर में बैठ गए, फिर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बाकी विपक्षी सांसद दान देने लगे। जैसे ही चढ़ावा आया, वैसे ही पप्पू यादव ने चढ़ावे को अपनी जेब में डाला और भाग निकले। इस बीच प्रदर्शन में छीना झपटी भी दिखाई गई, चढ़ावा चोर के नारे लगे। इसी बीच समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने उनका गला पकड़ लिया। फिर क्या हुआ वो देख लीजिए। चंदा चोरों को पकड़ा किसने? आपने साधु जी पकड़ा किसने? पकड़ा किसने? हमारे साथ है पप्पू यादव, पकड़ा गया। सांसद पप्पू यादव के इस वेश पर और विपक्ष के अनोखे प्रदर्शन पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भड़क उठे और क्या कहा, सुन लीजिए। माननीय सदस्यगण, मैंने कई बार आग्रह किया है आपसे, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का है और आज शेष पटेल आपके कांग्रेस के माननीय सदस्य का है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए। आप सदन को चलने दें। प्रश्नकाल, प्रियंका जी का भी आज प्रश्नकाल में क्वेश्चन है और वह खड़ी है प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन आप सदन बाधित कर रहे हैं। और मेरा आग्रह है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है।
और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है, संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि केस में पुणे की स्पेशल कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई के दौरान सावरकर की एक किताब को लेकर बड़ा मुद्दा उठा। शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उनके दादा और हिंदुत्व प्रचारक विनायक दामोदर सावरकर ने सावरकरांचे विज्ञान निष्ठ निबंध किताब लिखी थी। राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने इसी किताब की कॉपी कोर्ट में पेश की और सत्यकी सावरकर से सवाल भी किए। वकील ने किताब के कई हिस्से पढ़कर सुनाए। कोर्ट में बताया गया कि इस किताब में सावरकर ने अंधविश्वास से दूर रहने और वैज्ञानिक सोच अपनाने की बात कही थी। किताब में सनातन धर्म को प्रकृति के नियमों और बदलते समय के साथ विकसित होने वाली व्यवस्था के रूप में समझाने का भी जिक्र किया गया। सुनवाई के दौरान सावरकर के उन लेखों का भी हवाला दिया गया जिनमें उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों और कुछ परंपराओं पर सवाल उठाए थे। वकील ने किताब के ऐसे हिस्से पढ़े जिनमें सावरकर ने भगवान और धार्मिक आस्थाओं को लेकर अपने तर्क रखे थे। सत्यकी सावरकर ने कोर्ट में माना कि ये किताब उनके दादा विनायक सावरकर ने ही लिखी थी। हालांकि उनके वकील ने गांधी के वकील द्वारा इस किताब के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई। अदालत ने कहा कि क्योंकि सत्यकी ने अपनी गवाही के दौरान इस किताब का उल्लेख किया था, इसलिए बचाव पक्ष को इस पर सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है और अगली सुनवाई 4 अगस्त को होने वाली है। सावरकर की किताब को लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि जो लोग सावरकर का महिमा मंडन करते हैं उन्हें यह जरूर पढ़ना चाहिए। उनके अपने पड़पोते ने अदालत में स्वीकार किया है कि विनायक सावरकर ने ऐसे लेख लिखे थे जिन्होंने आस्था का मजाक उड़ाया, ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाए और मान्यताओं को मूर्खतापूर्ण बताया। सुप्रिया का कहना है कि इससे पहले सत्यकी सावरकर ने अदालत में यह भी स्वीकार किया था कि सावरकर ने अंग्रेजों के सामने 10 दया याचिकाएं दायर की थी और रिहाई की भीख भी मांगी थी, जबकि किसी अन्य क्रांतिकारी ने ऐसा कभी नहीं किया था। और सुप्रिया का कहना है कि सोचिए, सावरकर जैसा व्यक्ति बीजेपी सहित दक्षिणपंथी इकोसिस्टम का सबसे बड़ा नायक है और सच में उन पर तरस आता है। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ कांग्रेस का नोटिस। अंकित शर्मा हत्या केस में ताहिर हुसैन को उम्र कैद। रिपोर्ट में दावा, देश में 40,000 से ज्यादा खाद्य सैंपल हुए फेल। कावेरी विवाद के बीच विजय की फिल्म पर संकट। नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया तो कांग्रेस ने भी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के खिलाफ भी विशेषाधिकार हनन नोटिस दे दिया है। ये नोटिस कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि मंत्री ने सदन में ये कहकर गलत जानकारी दी कि छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की ओर से कोई भी फायरिंग नहीं हुई थी। वेणुगोपाल ने लोकसभा अध्यक्ष को दिए नोटिस में कहा कि जितेंद्र सिंह ने 29 जुलाई को सदन में कहा था कि प्रदर्शन के दौरान कोई फायरिंग नहीं हुई, केवल आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस का दावा है कि यह बयान तथ्यों के विपरीत है और इससे संसद को गुमराह किया गया, क्योंकि प्रदर्शन के दौरान गोली या पैलेट लगने से घायल लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है और इससे जुड़े रिकॉर्ड और सारे सबूत सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि मंत्री ने जानबूझकर गलत जानकारी देकर सदन की गरिमा का उल्लंघन किया है। वेणुगोपाल ने मांग की कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाए ताकि इसकी जांच हो सके और उचित कार्रवाई की जाए। 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े चर्चित आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्या मामले में दिल्ली की अदालत ने पूर्व आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। ताहिर हुसैन के अलावा नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को भी आजीवन कारावास मिला है। अदालत ने कहा कि अंकित शर्मा की हत्या सांप्रदायिक हिंसा के दौरान बेहद क्रूर तरीके से की गई और उनका शव घसीटकर नाले में फेंक दिया गया। कोर्ट ने इसे अमानवीय और समाज को झकझोर देने वाला अपराध बताया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में फांसी की मांग करते हुए इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर बताया था, लेकिन अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित नहीं कर सका कि दोषियों का आपराधिक आचरण लगातार हिंसक हो रहा है
और उनके भविष्य में भी ऐसे अपराध करने की आशंका है, इसलिए उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। क्या आपके खाने पीने की चीजें आपके लिए सुरक्षित हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि देश में खाने पीने की चीजों की गुणवत्ता को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सरकार ने संसद में बताया है कि साल 2025-26 के दौरान देश भर में जांच किए गए 40,000 से ज्यादा खाद्य सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे। इनमें खाने की चीजों के साथ साथ पेय पदार्थ और कैफीन वाली ड्रिंक्स के सैंपल भी शामिल हैं। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने बताया कि इस दौरान कुल 2,23,808 खाद्य सैंपल की जांच की गई। जांच में 40,023 सैंपल नियमों के मुताबिक सही नहीं पाए गए। सरकार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। आंकड़ों के मुताबिक खाद्य सुरक्षा से जुड़े मामलों में 31,000 से ज्यादा सिविल मामलों में जुर्माना लगाया गया, जबकि 1,918 मामलों में दोषियों को सजा मिली। सरकार ने कहा कि ये आंकड़े अभी अस्थायी हैं और आगे की जांच और कोर्ट की प्रक्रिया के बाद इनमें बदलाव हो सकता है। अब भले ही कार्रवाई की बात हो रही हो, लेकिन लोगों के मन में अब डर पैदा होने लगा है कि वो जो कुछ भी खा रहे हैं या पी रहे हैं, क्या वो खाने लायक है या नहीं। कावेरी पानी विवाद का असर अब फिल्म इंडस्ट्री पर भी दिखने लगा है। अभिनेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय की फिल्म जननायकन की स्क्रीनिंग कर्नाटक में रोक दी गई है। बेंगलुरु के संपिंगे थिएटर के ने एहतियातन तौर पर पूरे दिन के लिए सभी शो कैंसिल कर दिए। थिएटर स्टाफ ने विजय के पोस्टर भी हटा दिए। मांड्या के कन्नड़ समर्थक संगठनों ने फिल्म के प्रचार बैनर भी हटा दिए। ये विरोध कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के उस आदेश के बाद बढ़ा जिसमें कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए रोजाना 3,500 क्यूसेक पानी छोड़ने को कहा गया है। किसान संगठनों का कहना है कि राज्य में पानी की कमी के बावजूद ये फैसला गलत है। मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने फैसले के खिलाफ अपील की बात कही है। विवाद का असर फिल्म की कमाई पर पड़ने की आशंका है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। रात 8 बजे फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringed.